हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सभी मिलिट्री वगैरह, सभी आर्मी में, डिफेंस में और सीआरपीएफ हो गया, सीजीएल हो गए और गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट ज़रूर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है आँख में कलर विज़न जो प्रभावित होता है वो किसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है। ठीक है, तो आँख में जो कलर विज़न प्रभावित होता है वो शंकु की उपस्थिति से प्रभावित होता है, यानी जो हमारे आँखों में एक शंकु, नेत्र शंकु उपस्थित होता है जिसकी वजह से हम कलर यानी कलर्स को देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? ससंजक बल होता है। तो ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल एक आकर्षण बल होता है जो किसी भी द्रव के या एक लेयर के भीतर कार्य करने वाले अणुओं के बीच लगता है, यानी द्रव के भीतर किसी एक अणु के बीच कार्य करने वाले किसी एक पृष्ठ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल, जबकि विभिन्न पृष्ठों के अणुओं के बीच द्रव की दो परतों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन होता क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिस वजह से सूर्य की ऊर्जा जो है वो लगातार खर्च नहीं हो रही है, मतलब नष्ट नहीं हो रही है। मतलब सूर्य के द्रव्यमान का बहुत कम भाग ही हमारे ऊर्जा में आता है, यूज़ होता है। फिर इसके बाद बात करें कि रात में कोहरे और कुहासे में फ़ोटोग्राफी करना संभव किस कारण से हुआ है। पहले स्टूडेंट्स क्या होता था कि कोहरे में फ़ोटोग्राफी करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन जब से यूवी लाइट का यूज़ होने लगा फ़ोटोग्राफी में, तब से कोहरे और कुहासे में फ़ोटोग्राफी करना संभव होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। फिर भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा किस में जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है टेस्ला किस यूनिट जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र के और भी मात्रक होते हैं जैसे कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट की बात करें कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? महो। विद्युत चालकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सिग्मा से। ठीक है, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है 1/ρ के इक्वल। ठीक है, रो क्या होता है यहाँ पे? विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऐसा क्यों होता है कि द्रव के भीतर, गैस के भीतर जितने भी अणु होते हैं कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो गैस के अणु वैसे ही बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत दुर्बल होता है, यानी बहुत ही वीक होता है। जैसे हम उनको गर्म करते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ज़्यादा वीक हो जाता है, वो रैंडमली मोशन करने लगते हैं। इसी वजह से गैस का प्रसार द्रव की अपेक्षा और अधिक होता है। फिर इसके बाद बात करें ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, ये सारी किस नियम पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, वो किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कम दाब लगाकर ही अधिक से अधिक भारी बोझ को ऊपर नीचे उठा सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद बात करें जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, क्योंकि जब अपवर्तन क्रिया होती है जितनी दूरी से प्रकाश आ रहा होता है उससे कम दूरी पर ही हमें दिखाई देता है, इस वजह से हमें जल कम गहरा दिखाई देता है। फिर इसके बाद बात करें कि फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है। तो केस्का क्रिया पर कार्य करता है। केस्का क्रिया क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को रखते हैं उसमें, तो उसमें फाउंटेन इंक जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जिस वजह से फाउंटेन पेन काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है, यानी किसके बारे में हमें बताता है। तो वो बताता है जड़त्व के बारे में, यानी इनर्शिया के बारे में। तो जड़त्व होता क्या है, जो कि हमें ये बताए जो कि किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था का विरोध करे। ठीक है, यानी जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी अगर हम कोई हमसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा नियम है जो विराम, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जो विराम या गति की अवस्था में विरोध करती है, तो उसे हम कहते हैं जड़त्व की अवस्था। फिर इसके बाद बात करें कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फुहारा बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली सिद्धांत पर एक और प्रभाव भी है, जैसे कि मेसनर प्रभाव, यानी क्रिकेट की बॉल का घूमना, हवाई जहाज़ का उड़ना, ये सब भी किस पर आधारित है, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है। तो एनीमोमीटर मापने आता है पवन के वेग को, यानी जब हमें पवन के वेग को मापना होता है तो हम एनीमोमीटर डिवाइस का उपयोग करते हैं। फिर बात करें बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। फिर इसके बाद बात करें पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो हैं वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं। क्योंकि पृष्ठ जो जितने भी शेविंग ब्रश के बाल हैं उन सब के जो अणु हैं उनके बीच में और द्रव के अणुओं के बीच में आसंजक बल कार्य करने लगता है, और आसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण से जितने भी बाल हैं वो सारे चिपक जाते हैं। ठीक है, आसंजक बल कैसा बल है, आकर्षण बल है। ठीक है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट उड़ता किस नियम के आधार पर है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर रॉकेट उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरेलैक्स सेकंड किसका यूनिट है। तो पैरेलैक्स सेकंड, लोगों को कन्फ्यूजन होगा सेकंड नाम से, कि सेकंड लिखा हुआ है तो वो समय का होगा, बट ये आंसर है इसका दूरी का। पैरेलैक्स सेकंड को ही हम बोलते हैं पारसेक बोलते हैं। ठीक है, पारसेक। और 1 पारसेक जो होता है वो 3.2 प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है, लाइट ईयर के। ठीक है, 1 पारसेक जो होता है वो 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है, यानी जो हमारी स्किन डिजीज़ होती हैं उसके उपचार के लिए हम कौन सा रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं। तो हम रेडियो फास्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हाइग्रोमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। फिर है एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है। ठीक है, तो जितने भी द्रव के जो अणु होते हैं, जब हम छोटे छोटे बूंदे डालते हैं या छोटे छोटे छर्रे बनाते हैं, तो इनके भीतर अणुओं के भीतर ससंजक बल कार्य कर रहा होता है। ये ससंजक बल के कारण जितने भी अणु होते हैं वो चिपककर एक छोटी सी सूक्ष्म से सूक्ष्म आकृति लेना चाहते हैं, और जो सबसे कम आकृति होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म आकृति वो हमेशा गोलाकार ही होती है। इसी वजह से, और ससंजक बल की बात हुई तो ससंजक बल पढ़ते हम किस में हैं, पृष्ठ तनाव में पढ़ते हैं, तो इसी वजह से इसका कारण पृष्ठ तनाव है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो जब हम किसी पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे गिराते हैं उसका वेग बढ़ता जाता है। क्यों, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, और टकराने से ठीक पहले उसका जो वेग रहता है वो सबसे अधिक रहता है, क्योंकि जैसे ही टकराएगी उसका ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। इस वजह से टकराने से जस्ट पहले उसका वेग जो है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम रहती है। तो इसी वजह से आंसर लिखा हुआ है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। फिर इसके बाद है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं। तो पास्कल सिद्धांत पर, जिसका एग्जाम्पल हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट है। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्रीम सेपरेटर में
दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो जो क्रीम सेपरेटर होता है उसमें से हम दूध में से वसा को अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करते हैं कि जब हम दूध को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, ठीक है, दूध को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो दूध तो अब केंद्र बल के कारण लगातार बहुत तेज़ी से घूमता है, ठीक है, बट जो उसके ऊपर वसा होती है वो नहीं घूम रही होती और वो क्या होती है, उस दूध के ऊपर से धीरे धीरे अलग होती रहती है। लेकिन हम जब बाहर से उसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है, जो वसा है वो भी लगातार घूम रही है, यानी एक तरह से ये इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं कि वसा जो है किस कारण से निकल रही है, अब केंद्र बल से, ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो फ्यूज़ तार किससे बने होते हैं? तो टिन और तांबे की मिश्र धातु से बने होते हैं। फ्यूज़ तार का यूज़ क्या होता है? तो फ्यूज़ तार का यूज़ होता है कि जब कभी किसी कारणवश हमारे घरों में अधिक लाइट आ जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज़ तार खुद जल जाता है और हमारे घरों के सर्किटों को बचा देता है, ठीक है। आवर्धक लेंस क्या होते हैं? तो आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस। तो मैग्नीफाइंग लेंस कौन से होते हैं? तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है, ठीक है, यानी जिससे हम ध्वनि स्तर को मापते हैं। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल यूज़ होता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल यूज़ होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। फिर इसके बाद बात करें नींबू एवं सिरके नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सिरका हो गया, अचार हो गया, नींबू हो गया, दूध हो गया, ये सारे में क्या है, कुछ खट्टापन होता है। खट्टापन किस में होता है? अम्ल में होता है। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मतदाता है यानी जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे हाथों में एक स्याही लगाई जाती है। वो स्याही किसकी होती है? तो वो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की होती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे घूमती है, उसकी दिशा क्या होती है? तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज व लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? तो उसके अंदर जो पोटेशियम होता है उसके कारण प्याज व लहसुन में गंध होती है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल जो दिया था वो वॉटसन व क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला जो पहला तत्व है उसे हम यूरिया कहते हैं, ठीक है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। NH2 लास्ट में है, NH2CONH2। नेक्स्ट है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है हमें? तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वो एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है, तो यानी उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब आभासी बनता है, उत्तल लेंस से वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। फिर है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज़ की हम बात करें तो रेबीज़ जानवरों के काटने से होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या बंदर। यह एक वायरस डिजीज़ है जो कि किसी भी मनुष्य के ब्रेन पर प्रभाव डालता है, जिससे वह कोमा में भी जा सकता है, उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह जैसे हम हैजा की बात करें तो हैजा, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं, और यह दूषित भोजन या दूषित पानी से होता है, ठीक है। यानी अगर कभी भी दूषित पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से भी हैजा हो जाता है, ठीक है। और यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद टीबी की बात करें तो टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, और यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किडनी, स्पाइन या ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में लौह तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। एक्स किरणें क्या होती हैं? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। विद्युत चुंबकीय किरणों के अंदर बहुत सारी किरणें आती हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, बहुत सारी किरणें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार हमेशा न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, जी का मान जो होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, W = mg, तो उसकी वजह से भार भी न्यूनतम हो जाता है। कहाँ पर अधिकतम होता है जी का मान, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ध्वनि की चाल, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फॉर्मूला होता है Vt = V0 + 0.61 T। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप अगर हम बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी। तो ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। तो वो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो उनको एक दूसरे से अभिक्रिया, उनके अणुओं को अभिक्रिया करने नहीं देता। ठीक है, फिर इसके बाद है घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता होता है। ठीक है, यानी घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है, उसे हम सेलुलोज कहते हैं। फिर है सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो वो किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। अगर हम इसमें बात करें कि ऊष्मा जो चालन होता है, यानी जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो कितने तरीक़ों से होता है, तो इनके 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन यानी कंडक्शन जो कि ठोसों में होता है, संवहन की बात करें जो कि द्रवों और गैसों में, ठीक है, और विकिरण यानी रेडिएशन की बात करें जो कि गैसों में होता है। ठीक है, तो ठीक है, चालन जो होता है जो कि धीरे धीरे, संवहन उससे तेज़ और विकिरण सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।